नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी प्रोग्राम आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम हफ्ते की बड़ी ख़बरें, बल्कि बिलखुसूस अगर हम बात करें गज़ा की और गज़ा की जंग बंदी के हवाले से, तो अहम तरीन यानी एक अपडेट और जो मोड़ हम देख रहे हैं वो बड़ा नाजुक है। अब देखना यही होगा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 20 नुकाती जंग बंदी का जो फार्मूला पेश किया गया, इस पर किस तरह की पेशरफ्त होती है। अगरचे हमास ने रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन इसमें जो बुनियादी तौर पर नुक्ता इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से रखा गया था वो ये था कि हमास को बिल्कुलिया तौर पर वो साइडलाइन करना चाहते थे, हमास को बिल्कुलिया तौर पर वो गैर मुसल्लह करना चाहते थे, हमास को किसी भी तरह का कोई यानी शराकत देना नहीं चाहते थे पोस्ट वॉर जो भी इंतज़ामिया होगा। लेकिन वो सारी चीज़ें धरी की धरी हमको नज़र आ रही हैं। तो बहरहाल ये किस तरह का फार्मूला है और जो हमास की जानिब से रजामंदी ज़ाहिर की गई, अब शायद बड़ी तेज़ी के साथ यानी जंग बंदी के मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। अब वो वक्त के साथ पता चलेगा कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन अभी तक जो हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम मुल्क की बात करेंगे। मुल्क में यूपी में जिस तरह की सूरत हाल है, चाहे वो बरेली की बात की जाए या फिर संभल की बात की जाए या फिर कानपुर की बात की जाए, क्योंकि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन से अभी तक अगर हम देखें तो सूरत हाल बिल्कुल अजीब सी मालूम हो रही। आखिर कल चल क्या रहा है और होने क्या जा रहा है और यूपी सरकार क्या चाहती है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर साथ ही साथ बिहार में इंतखाबात होने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की आज जो है मीटिंग है, उस पर भी हमारी नज़र होगी। SIR पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ मौसम की अगर हम बात करें तो मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर मौसम के मुख्तलिफ हालात हैं, सूरत हाल है और उसके असरात हैं। बिलखुसूस अगर हम देखें पिछले एक महीनों के दरमियान, चाहे वो हिमालयाई रीजन में आने वाले इलाके हों या फिर साउथ के इलाके भी हों या फिर नॉर्थ के इलाके भी हों, मौसम काफ़ी शदीद सरगर्म रहा। और बिलखुसूस नॉर्थ इंडिया में और उत्तराखंड में और फिर साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी, हिमाचल प्रदेश में भी जाने भी गई हैं, जम्मू में भी जाने गई। बहरहाल दार्जिलिंग से जिस तरह से खबर है कि यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से 9 लोगों की जाने गई हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने गम का भी इजहार किया है। तो मौसम की सूरत हाल के हवाले से भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तज्ज़ियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम में। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाज़रीन, हम आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में फ़ोन लाइन के ज़रिए शामिल करेंगे और माजिद साहब उस पर रोशनी डालेंगे, जवाब देंगे। लेकिन मैं आगाज़ करूँगा गज़ा जंग बंदी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का जो फार्मूला 20 नुकाती रहा। माजिद साहब, किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए 20 नुकाती जो मंसूबा रहा, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का जी, वो उसमें पहले तो ये कहा गया है कि हमास का कोई रोल नहीं रहेगा अदर देन हमास सम अरब फोर्सेस। कौन से फोर्सेस थे उसकी तशरीह नहीं की गई, ये पता है। लेकिन हमास ने कहा कि ये हम एक कंडीशन में हम हमारे जो है हथियार डालेंगे जबकि हमारा जो है एक इंडिपेंडेंट आजाद फलस्तीनी रियासत हो और उस रियासत की तश्कील के साथ ही जो भी अथॉरिटी कायम होंगी, चाहे वो मॉनिटर बाय द मुख्तलिफ जो नेशन मल्टीनेशनल टेक्नोक्रेट्स जिनको कहा जा रहा है, हाँ, जी, उसको उसके हवाले से उसको हम हवाले कर देंगे, अथॉरिटी के हवाले करेंगे और उसमें फलस्तीन का रोल रहेगा। फलस्तीनियों को निकाल कर आप नहीं कर सकते, ये तो उनके इतराज़ात थे। तो अब ये जो बात सामने आई है एक बड़ी डेवलपमेंट है और आपने बड़ी उसका इंतखाब किया कि ये ऐसा बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि देखिए कुछ कम 2 साल अब हो, 2 दिन के बाद 2 साल हो जाते हैं इसके। जी जी, 7 अक्टूबर को ये 2 साल हो जाते हैं। जी जी, यानी 2 साल के बाद मैं पैनल से चाहूंगा कि कुछ तस्वीर विजुअल्स भी डाल सकते हैं आप। जी माई साहब, जी प्लीज कंटिन्यू करें। जी, 2 साल के बाद ये एक किस्म की उम्मीद बनी हुई है और इसमें ये बताया गया, पहले तो ये था कि इस्राइल अपनी स्ट्राइक के बारे में इसमें जिक्र नहीं था। अब ये जैसा कहा गया है कि देखिए इस्राइल को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप उसकी स्ट्राइक को रोक दीजिएगा, यानी जो भी हमले वगैरह जो कत्लेआम हो रहा है उसको फौरी रोक दीजिएगा, क्योंकि अब ये हम एक माहिदे के करीब आ रहे हैं और माहिदे के जरिए अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो पोशीदा हैं जो अभी सामने मीडिया में नहीं, लेकिन मीडिया जो कुछ बता रहा है, जी जी, चाहे वो अल जजीरा हो या कायरा का मीडिया हो
या दीगर जो अरब जराए थे वहीं से हमको खबरें मिल रही हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि हमास इन प्रिंसिपल, यानी देखिए, यानी इन प्रिंसिपल बात है कि ये एक कंडीशन है, देखिए, यानी हम उसूली तौर पर हम अमन की इस तजवीज से, इस फार्मूले से इत्तेफाक करते हैं, यानी उसूली तौर पर। साथ ही हम ये वाज़ेह कर देते हैं कि जो हमको एकदम ये पहले जो प्री कंडीशन लगाई गई थी कि हमास पूरी तरीके से जो है निकारा हो जाएगा, निकाल दिया गया और उसको बेदखल कर दिया जाएगा, जी जी, उसमें गुंजाइश रखी गई है। कहा हाँ हम बेहतियात होंगे जरूर, लेकिन ये हमने ये सूरत होगी तो तब होंगे हम बेहतियात होंगे, जी जी। तो ये एक बड़ी पेशरफ है। अब ये देखना होगा कि अभी तक जो मुझे सुबह तक जो खबरें आई थी कि उसमें इसराइल के स्ट्राइक रुके नहीं, यानी इसराइल के जो हमले हैं वो सुबह तक तो रुके नहीं। अभी शायद शाम के डेवलपमेंट क्या होते हैं उसके बाद ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल कितना इसमें यानी मुखलिस है इसके अंदर, यानी उसमें उसका यानी, तो ये अब देखना होगा। अगर इसराइल की तरफ से अगर कुछ हो रहा है, बिगाड़ हो रहा है, तो इससे पहले भी आपको याद होगा फरवरी में माहिदा हुआ था, जी हाँ, फरवरी में माहिदा हुआ था और हमास ने पूरी तरीके से जो शरायत थे उनके लिहाज से वो उनको जो मगविया के अफवाह किए गए थे लोगों को उनके सामने लाकर, और यानी सब लोगों के सामने लाकर उसके हवाले भी किया, लेकिन रमजान की इब्तिदा के साथ ही उसने इसराइल ने मुखालिफत शुरू कर दी, उसकी खिलाफवर्जी शुरू कर दी, हमले शुरू कर दिए। तो ये सबसे बड़ा जो अब मीडिएटर जो है, अब आप देखिए खासकर जो मीडिएशन में है, फिर से कतर को जिम्मेदारी दी गई, कतर को जिम्मेदारी दी गई। अब ये दोनों की जिम्मेदारी होती है। अब ये कहा जा रहा है कि वाशिंगटन की तरफ से कि हम गारंटी ले रहे हैं, तो अब ये इनकी गारंटी कितनी होगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने देखा कि खतर जो खुद अमेरिका का अलाइव है उसी के ऊपर इसराइल वारिद हो गया था, जी जी, 9 सितंबर की बात है। तो अब ये इसका जिम्मेदारी कौन देंगे कि ये इसको जो है इसका खुलूच, इसको जो है इसराइल को यानी अपने हुदूद में रहने के लिए और इसराइली फौज गजा से वापस होने के लिए, अब ये जो शरायत है तो देखेंगे, हमें उम्मीद है कि हमें बड़ी उसकी बात है कि अगर ये हो गया तो ये कत्लेआम रुक जाएगा और 2 साल की जो यानी जंग जदाल और जो हालत या वहां गजा में कोई चीज सलामत भी नहीं है, घर सलामत नहीं है, कोई खानदान सलामत नहीं है, कोई शख्स सलामत नहीं है, तो हो सकती है कि उम्मीद की किरण जो है जाग रही है। जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ पहले गालिबन जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉलर से ज़रूर ये गुजारिश करूंगा, हमेशा की तरह हस्ब मामूल, वो ये कि जब भी आप कॉल करें तो टीवी की आवाज़ कम कर दें और टीवी से दूर रहें, ताकि आपका सवाल जो है हमारे लिए काफ़ी अहम होता है, आप ही के लिए है और आपके सवाल शामिल करना हमारा मकसद होता है और फिर उस पर जो है फिर चर्चा होती है, बात होती है। बहरहाल शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, मैं चाहूँगा कि दोबारा कॉल करें, लेकिन टीवी से दूर रहकर और फ़ोन के ज़रिए जो है आप बात करें तो मुनासिब रहेगा। भाई साहब, इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से अभी तक भी अगर 24 घंटों की बात करें तो 70 शहादतें हो चुकी हैं और अब ये कहा जा रहा है कि इंतज़ार यही है कि हमास की जानिब से मतलब क्या टाइम दिया जाता है और पहले रिलीज़ का जो अमल है कैप्टिव्स का, तो उसके साथ फिर इधर बमबारी भी रुक जाएगी, हमले भी रुक जाएंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तो कह दिया गया है कि फौरी तौर पर रोक दिया जाए जो हमले हो रहे हैं। जी भाई साहब, शायद कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन, कहाँ से? अब्दुल हमीद नलगुंडा। जी अब्दुल हमीद साहब, सवाल भाई सवाल ये है कि अक़लियत उसको बोलते हैं जो जैन मत, बुद्ध मत, सिख सब आते हैं, जी हाँ, ईसाई है। जी जी। हम 30-35% है मुसलमान को लफ्ज़ अक़लियत नहीं बोलना चाहिए। जी जी। और इसमें यह बात है कि हम बाबरी मस्जिद को जैसा हमको अदलिया और दस्तूर और हिकमत मसले से जो छोड़े उसका खुनासा हम अब भुगत रहे हैं। और क्या है, हमें एक मुस्लिम जमात पूरे हिंदुस्तान में एक जमात कांटेस्ट करना अब वक्त बता दिया गया। हम दूसरे जमातों को डाल के देखे, कुछ फायदा नहीं हो रहा। हमारी छोटी मोटी पार्टी एक हैदराबाद के हद तक है, वो अपनी जगह बेहतर है, इसको कोई एतराज नहीं। अब वो आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब चलाते, कभी कुछ कभी कुछ।
टोटली एक जमात होना, जैसे केरला में मुस्लिम लीग जैसी मुस्तहकम है, वैसा टोटल हिंदुस्तान में मुसलमान मुस्तहकम नहीं है। जी जरूर ज़रूर। अब्दुल हमीद साहब, आपने जो सवाल किए हैं भाई साहब, एक तो सवाल ये है जो वाकई काफ़ी अहम है कि मुल्क में दूसरी जो बड़ी आबादी है उसको अक़लियत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये अक़लियत बोलने की वजह से उनके जो वाकई हुकूक़ हैं वो अक़लियत हो जा रहे हैं, वो अक़लियत में आ जा रहे हैं। दूसरी बड़ी आबादी है, ये आपने कहा है। और साथ ही साथ बाबरी मस्जिद का जो मुकदमा था और जो फ़ैसला आया, तो उसको जिस तरह से माना गया, तो क्या उसका खमियाजा हम आज भी जो है भुगत रहे हैं नई नई शक्लों में। और फिर सवाल ये भी है कि मुल्क भर में एक जमात जो है, एक पार्टी मुसलमानों की होनी चाहिए। जी भाई साहब। देखिए, एक बात तो है, आप दस्तूर देखिए जी, दस्तूर में आपको कहीं भी ये नहीं होगा, जो आर्टिकल है उसके लिहाज से जो फंडामेंटल राइट्स है और तमाम शहरियों के हुकूक बराबर है। यहाँ अक़लियत अक्सरियत की तमीज दस्तूर के बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं की गई। ऑल सिटीजन आर इक्वल, सबको बसावायाना हुकूक है। इसमें छोटा बड़ा, अमीर गरीब, गोरा काला, इसकी कोई तमीज नहीं है। और देखिए, इसमें बहुत सी चीजें लेके गई हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी शामिल है इस दस्तूर में। और इस दस्तूर में ऐसी भी चीजें ली गई है जो हुज़ूर पाक के जो खुतबे आखिर विदाई खुतबे में भी इसका जिक्र किया गया। तो यहाँ अक्सरियत और अक़लियत का दस्तूर के नजर में कोई मामला नहीं है, सब एकसा है जी। लेकिन इसमें ये गुंजाइश रखी गई है कि जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग बिल्कुल जिनको समाज को जो बराबर लाना है, यानी ये दस्तूर ये कहता है कि तमाम शहरियों को एक लेवल पे लाना है जी। तो उनमें ये बताया गया है कि जो दलित है या फिर ट्राइबल्स है या फिर ऐसे तबके हैं जो जिनकी जो है, जिसको यानी अक़लियत भी कहा जाता है, उनके लिए जो है कोई ये बता के उनको ऊपर लाने के लिए काम करने के लिए है। ये अक्सरियत अक़लियत जो है ऐसा नहीं है। हमारी जमहूरियत में क्या हो रहा है, पहले जमहूरियत हमारी जिस तरह से होती थी, अब ये जमहूरियत मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो गई है। जिस तरीके से एक तासुब की बुनियाद पर यानी बाबरी मस्जिद का इशू बनाकर एक हिंदू जज्बात को, चूंकि हिंदू तबका जो अक्सरियत में है, उस तबके को बोले करे तुम यहाँ के हुक्मरान हो, तुम यहाँ के सब चीज हो, तुम बड़े हो। ये जो है माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो जो है तुम्हारे लिए नुकसानदाह है, बल्कि तुम्हारी जो है कर रहे हैं। आप तो घुसपैठी की बात भी आ गई है। इन तमाम बातों को देखते हुए ये जो अक़लियत का जो है, अक़लियत, अब देखिए अक़लियत का कोई शोबा 90s तक भी कायम नहीं था मुल्क में। अक़लियती कमीशन ये कब हुआ? ये जब बलवा शुरू होने लगा कि भाई मेजॉरिटी और बाबरी मस्जिद का जो मामला हुआ था, उसके बाद से एक सेंस ऑफ यानी इनसिक्योरिटी पैदा हो गई थी माइनॉरिटी के अंदर। तो जैसे उस वक्त के हुक्मरान और जो भी सियासतदान थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तबके की भी जरूरत है, ये तबके के भी मसाइल है, तो इसके लिए उन्होंने एक माइनॉरिटी कमीशन कायम किया। उसके बाद एक बाद में 90s में जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बन के कायम हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। कुछ रियासतों में पहले ही कायम हो चुकी थी, जैसा आप मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश है, बाद में कर्नाटक वगैरह है। तो माजिद साहब से हम दोबारा रब्ता करेंगे, किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया कॉल। बहरहाल उम्मीद है कि जी माजिद साहब जी प्लीज। ये जो कॉन्सेप्ट है मेजॉरिटी का दस्तूर के बुनियादी स्ट्रक्चर में बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल तस्लीम करनी चाहिए। अब रही बात, एक बात जैसा हमीद साहब ने कहा कि अक़लियत करने से इनको नफ्सियाती तौर पर और फितरी तौर पर एक सेंस ऑफ यानी छोटा हो जाने के, यानी बिल्कुल सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, हम बिल्कुल लोग हैं, ये पैदा हो रही है, ये बिल्कुल ये पैदा कर दी गई है। और रही बात बाबरी मस्जिद के जो है, बाबरी मस्जिद का अभी देखिए अभी सहाय छटने वाला नहीं है, अब और रहेगा। अब जैसा कि बरेली का मामला है, संभल का मामला है, और ज्ञानवापी का मामला है, मथुरा की ईदगाह का मामला है, ऐसे कई मामला। अब तो खैर देखिए हालिया गुज़िश्ता साल अजमेर शरीफ के मामले में भी जो है इन्होंने दावा छुआ, खैर वो मामला जो है अदालत से फिर छोटा सा खारिज भी हो गया। जी। तो ये इनके लिए खुली छूट हो गई कि आप इनको इंटीमेट करो, यानी धमकाओ, इनको जो है फना करो, इस तरीके की जो सूरत हाल पैदा हो गई है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए अब हमको बिल्कुल होश के साथ
इसको काम करने की जरूरत है। और मुसलमानों की जहां तक अलहदा पार्टी की बात है, जी जी, देखिए मुसलमान पूरी जगह फैले हुए हैं। कहीं कुछ गांव ऐसे हैं जो मेजॉरिटी में है, कहीं ऐसे हैं जिनसे 2 घर ही है। जी जी, ऐसे में आपकी एक अलहदा पार्टी, ठीक है, अलहदा लीडरशिप, ठीक है, आपको मुनज़्ज़म करना है, कीजिए, लेकिन जो हमारा सियासी अमल है, मेन स्ट्रीम का जो सियासी अमल है, उस सियासी अमल का हमको एक हिस्सा बन के रहना चाहिए। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। और लाइन ड्रॉप हो गई। माजी साहब, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हमीद साहब ने भी सवाल किया, अब्दुल हमीद साहब ने, और फिर इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश की जो सूरत हाल हमको नज़र आ रही है, यानी कानपुर से मामला शुरू हुआ और मामला क्या था, किस तरह का था, वो सोचने वाली बात है। बड़े अफसोस की बात है कि उसको लेकर अभी तक उसको जो है तूल दिया जा रहा है और उसी पर जो है सारे मामलात है और बिल्डोज़र की कार्रवाइयाँ बड़ी शिद्दत के साथ चल रही हैं, बरेली में भी, संभल में भी। तो किस तरह की हालात को जो है किस तरह से आप देख रहे हैं भाई साहब? इंटरनेट भी बंद किया गया 48 घंटों तक बरेली में। देखिए, ये जिस तरीके से बिहार में जो सिचुएशन पैदा हो रही है जी, उससे पूरी तवज्जो कौम की हटाने के लिए ये मुनज़्ज़म तौर पर हुआ। आपको याद होगा कि 5 सितंबर को ये वाक़या होता है, हुज़ूर पाक की विलादत बासारत के मौके पर एक बैनर, इलेक्ट्रॉनिक बैनर लगाया जाता है, जी जी, जो है अपने जो है इज़हार करने के लिए, जी, और वो उसको निकाल भी दिया जाता है। उसके बाद कोई कार्रवाई भी नहीं होती, खत्म हो गया मामला, खत्म हो गया, छोड़ गया। कुछ लोगों को इतराज था, कुछ हिंदू तंजीमों को इतराज के बाद वो मामला हटा गया, किसने। लेकिन 9 तारीख को आप देखिए, ये पूरी साजिश है। 5 तारीख को ये वाकया होता, उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता। मुसलमान बोले नहीं, हम एक दिन के लिए, कल घंटों के लिए लगाए, रात के लिए हम निकाले दिए, ठीक है, उन लोगों का इतराज है, उसको हमें कुछ करना नहीं है जी। 9 तारीख को जो लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, वो भी पुलिस में कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। आप देखिए सिचुएशन को, कानपुर की सिचुएशन को देखिए आप, जी जी, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई चीखम पुकार नहीं हुई, कोई एजिटेशन नहीं हुआ। ये लोग क्या करें, देखिए हम एक मुकाम पर, एक आम रास्ते पर एक चीज लगाए, हम बैनर लगाए, इलेक्ट्रॉनिक बैनर लगाए, फिर खैर वो निकाल लिए। लेकिन जिन लोगों ने उसकी बेहुरमती की थी, कम से कम सर यानी एडमिनिस्ट्रेशन यानी पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता बाकायदा बैठकर कि भाई इन लोग के खिलाफ कार्रवाई करिए, हमारे जज्बात को ठेस पहुंची इससे, जी हो गया ना बात। तो जो लोग उससे 25, 26, 30 कुछ लोग थे, तो 9 तारीख को उनके खिलाफ केस बनता है। और वो केस कैसा बनता है? 7 संगीन धाराएं, यानी मुनाफरत फैलाना, नफरत पैदा करना, फसाद बर्पा करना, तबके को जज्बात पैदा करना, केस उनके खिलाफ करके उनकी गिरफ्तारी हुई। तो असल मामला आइलो मोहम्मद के बैनर पे नहीं, असल मामला वो हुआ 9 तारीख को जो कार्रवाई हुई। अरे भाई ये कार्रवाई कही, उसके खिलाफ लोग एहतजाज करने निकले, कहीं भी हो जी, मुल्क के कई हिस्सों में हुआ है, अहमदाबाद में भी हुआ, सलमान सब जगह हुआ जी। रही बात कानपुर की, तो 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया कानपुर का वाकया, ये इसका बरेली का वाकया। बरेली में देखिए पहले कॉल दी गई कि भाई हम एक एहतजाज, मतलब एक अलामती एहतजाज करते हुए पीएम को एक चिट्ठी देंगे, महजर देंगे जी जी, बरेली के बारे में। हाँ हाँ जी हाँ। उसके बाद गुज़श्ता जुम्मे की, ये जुम्मा छोड़कर पहले वाले जुम्मे के, जी हाँ, लाठीचार्ज किया गया। हाँ, तो उसमें उसके बाद कहा कि भाई हम आपको जो है निकालने नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, आप है तो डीएम को बाद में आप एतराफ कीजिए। तो 2 दिन पहले ही, यानी चारशंबे के दिन, यानी जुम्मे को होने वाला था, खुद मौलाना ने कहा कि भाई इसको परमिशन नहीं है, लिहाजा उसको रद्द कर दिया जाता है, यानी बाद में देखेंगे। लेकिन अब मौलाना के खिलाफ उनको गिरफ्तारी करके उनके खिलाफ 5 संगीन धाराएं लगाई, यानी दफात लगाई दी गई जी जी, और उनके जितने भी चाहने वाले हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। उनके घर आज भी हो रहे, और किसी भी समाजवादी पार्टी हो या मंडल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या कांग्रेस के लोग हो या दीगर चंद्रशेखर आजाद वो हो, किसी को अंदर बरेली में दाखिल होने दिया रहा, बरेली को पुलिस की छावनी बना दिया गया। तो ये पूरा तरीके से एक अमल है। और साथ ही संभल में, संभल के गांव की, फिर कहने नहीं वो अवैध था तो खुद मुसलमान जाके करे, मुसलमान किस कंडीशन में के दीवारों पे कुछ तहरीर रहेगी, तहरीरों की आप बेहद मत कीजिए, वो हमको उठा लेते, उसको क्या दिया। और उस दिन सारा तेरे चादर, अवैध मस्जिद, अवैध मस्जिद, अवैध मस्जिद। मस्जिद की कमेटी किसी लोगों से बात कराए, लोग नहीं, डीएम से बात कराए, एसपी से बात कराए, लोगों से बात करे। और वहां का एक बाजार है,
बरेली का सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो है, जो लीज पे दुकानें दी गई, वो मुसलमानों को जो दुकान दी गई पूरों को सील करके तबाह कर दिया गया। यानी ये इनका एक है भाई, मुसलमानों को यदि उस मुल्क में रहने का हक नहीं, उनको मौका दिखाते। और उसकी जो है 2 किस्म की तस्वीरें, वहां की योगी है, वो सीएम है, दफ्तर पे हलफ लेता है, और उसने किस बदतमीजी के साथ किस तरीके की जबान इस्तेमाल की है, यानी आप सोचने की बात है। जहन्नुम का टिकट देता थे वो वन साइड, वो एक तरफ का। तो ये कहना है कि ये अब ये इनका माइंडसेट है। अब इसके ट्रैप पे हमको कैसे बच के रहना है, क्योंकि ये लोग पहले से ही 2024 में ये लोग झूठ पर मबनी इख्तियार में आए। ये कोई सही तरीके से नहीं आए। जो वोट चोरी के जो चीजें आ रही है, वो सियासी मसला है या इलेक्शन कमीशन का मसला है, वो बहस अलग है। लेकिन ये बात साबित है कि ये इख्तियार से महरूम हो चुके थे, और इन्होंने किस तरीके से इस यानी इलेक्शन कमीशन को मिलाकर जिस तरीके से कर जो भी इख्तियार हासिल किया, ये झूठ पर मबनी इख्तियार है, और लिहाजा ये कौम को झूठ ही खिला रहे, क्योंकि जो झूठे लोग होते हैं वो झूठ ही खिलाएंगे। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं संतोष नगर से बात कर रहा हूँ, अहमद। जी जी जी, आपका नाम? संतोष नगर से बात कर रहा हूँ। जी जी, सवाल कीजिए। ये हमारे वाहिद नसीम साहब नहीं आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में? जी, थोड़ा मसरूफ है इस वजह से। जी जी, हाँ, मसरूफ है थोड़ा सा इस वजह से। नहीं आ रहे हो ना? नहीं, मसरूफ है थोड़ा सा, वो इस वजह से जो है वो खासिर हैं। बहुत दिनों से नहीं दिख रहे हो। जी जी, इंशाल्लाह। अच्छा, और एक बात क्या है, गाजा का एग्रीमेंट हो गया है क्या? गाजा का एग्रीमेंट नहीं हुआ है अभी, जो है उसकी तरफ पेशरफ्त हो रही है सीज फायर के हवाले से। जी, अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छी बात है, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। वाहिद नसीम साहब को लाइए। जी ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर। जी भाई साहब, संतोष नगर से सवाल था, और सवाल ये है कि गाजा के हवाले से आप जो है सवाल कर रहे थे कि नहीं, अभी देखिए सारी दुनिया की नजरें जी हाँ लगी हुई है, क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो मौजूदा सदी में इस तरीके का वाकया इवन सेकंड वर्ल्ड वार के वक्त भी नहीं हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार के वक्त भी जो भी हॉलोकॉस्ट जो हुआ था वो एक डिफरेंट था मामला, ऐसे कत्लेआम नहीं हुआ था। खैर वो जो मामला अलग था, वो हिटलर का और ज्यूज का मामला जो था, उस तनाजुर में वो अलग वाकया बहुत बड़ा है। लेकिन इस तरीके से बाकायदा वो भी 25 मुल्कों के हथियार, 25 मुल्कों की इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिलकर जो है, और उस पर यानी ताकतवर माशी ताकत रखने वाले मुस्लिम या अरब, इन लोगों की खामोशी। अब देखिए रूम में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है जी, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया, क्योंकि वहां की हुकूमत, वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी, वो किस तरीके से जो है उसने कही कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारा जो भी उसका जो मौक़िफ़ था ठीक होगा। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि इटली के कई शहरों में फसाद शुरू हो गया हुकूमत के खिलाफ। जी जी, इसलिए फलस्तीन के उन मुस्लिमों की ताईद के अंदर, उनकी सॉलिडारिटी के अंदर, ये देखिए अवाम के अंदर है, तो ये चीज आएगी। क्योंकि देखिए इंसान जो है हुक्मरान हो सकते हैं, गरजमंद हो सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान, एक आम शहरी इस तरीके का सफाक नहीं हो सकता। यकीनन। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, कौन कहाँ से? बाखल भाई बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। वालेकुम सलाम। भाई को वालेकुम सलाम। आपका नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सिकंदराबाद से हबीब बोल रहा हूँ। जी, सिकंदराबाद से हबीब साहब। जी, सवाल कीजिए हबीब साहब। बाखर साहब एक घर में लीज पे लिया था बाखर साहब। जी जी, एक घर लीज पे लिया था, एक घर गलती से एक जगह। अच्छा, तो वो बहुत सतावा, किराया दे देता, बोले तो बोलता कोर्ट से बात कर लेंगे। कोर्ट से बात करते थे तो बहुत टाइम लगता था बाखर में। अच्छा, आपका मकान आपने किसी को किराए पर दिया? सामने वाले को देके लीज पे लिया, रहन पे। अच्छा, रहन पे बस सामने वाले से लिया 4 लाख में, महीने को 8,000 किराया। आपने लिया है मकान? जी जी, मॉर्गेज पे लिया? जी। ठीक है, तो अब मसला क्या है जी?
नहीं, मॉर्गेज बोल रहे हैं अभी, पहले लीज बोल रहे थे, अब मॉर्गेज बोल रहे हैं। हाँ वही तो रहन चाहिए ना बकायदे। जी जी। तो वो बहुत सता रहा, समझा रहे, कर रहे, कुछ समझ रहा नहीं जी। नहीं, आपकी बात समझ में नहीं आ रही। पहले उसको मॉर्गेज करा के दिए ना बाकर भाई। जी जी। वो 2 चक्का लिए उससे हम लोग सामने वाले से, और बॉन्ड पेपर लिखा है, 2 चक्का लिए। ठीक है। जी जी। तो वो बहुत सता रहा, उसको पूरे अब जो बोले तो नहीं दे रहा है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे मैं दिए, बस पैसे दिया तो आरटीजीएस का 4 लाख का, और बॉन्ड पेपर है 2 चक्का है। अब वो मेरे को बोलता है कोर्ट से बात करेंगे, तो बोले बाखर भाई कोर्ट से बात करेंगे बोले तो सालों निकल जाते हैं ना बाखर भाई। जी हाँ जी हाँ। उसको आजीजी कर रहे, हम कर रहे, सब लोग कर रहे, फोन सबके ब्लैक लिस्ट पे डाल दे, तब बाखर भाई हो गए। तो वो गलती से दे दिए, बीच वाले वो रिश्तेदार से बोलने से दिए, 2 साल से पानी पिला दिया बाखर भाई। मॉर्गेज आपने रहन पे आपने लिया है मकान? जी जी। अच्छा ठीक है, तो पैसे आपने दे दिए? जी जी दे दिया, आरटीजीएस किया 4 लाख, तो महीने को रेट 8,000। अच्छा। तो रेट से तो हमारा पूरा जियो। अच्छा, तो अब उसका ड्यूरेशन होगा ना, फिर वो ड्यूरेशन पे आप जो है फिर आपको पैसे वापस कर देने पड़ेंगे, फिर आपको मकान छोड़ देना पड़ेगा, यही होगा ना? मसला क्या है आपका? भाई मसला ये बाकर भाई, सामने वाले में लाला गुड़े में एक रहता इस्पात बल के। जी जी। वो आप समझे बाकर भाई, हम लोग उसको ये बोल रहे कि हमारा पूरा अमाउंट दे दो, तुम्हारा किराया नहीं चाहिए बोल के बोल रहा हूँ मैं उसको इरफान को। अच्छा ठीक है, मैंने लिया मकान कब्जा आपने ले लिया सिर्फ मॉर्गेज पे। जी, पैसे आपने दिए, अब वो उसी पे जो है वो किराया लेकर आपको सिर्फ किराया दे रहे हैं। ठीक है, वो कब्जा उन्हीं का है, पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, ये मसला है। ठीक है ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन हुए इसके पूरे? डॉक्यूमेंटेशन कर लिया होगा ना आपने पूरा मुकम्मल? हाँ पूरा करा बाकर भाई। वो जब तक कोर्ट से बात करेंगे तो कोर्ट से केस डालेंगे। अच्छा, तो ड्यूरेशन अभी बाकी कितना है आपका मॉर्गेज की जो टाइम था? अभी 3 महीने कुछ है, 3-4 महीने। 3-4 महीने बाकी है। अच्छा, अदरवाइज अब आप जो भी बात कर रहे हैं तो वो फिर उससे कोर्ट से जो है पैसे लेने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, माजिद साहब से इस हवाले से पूछेंगे। जी माजिद साहब। ठीक है, समझ गया। ठीक है, ये एक सिविल मैटर है, इसके लिए या किसी अच्छे वकील से ये मशवरा करें किस तरीके से, क्योंकि देखिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे है। अब आप आमतौर पर यह होता है कि लोगों को आप सिविल केस है कई दिन तक सता सकते, ये एक इम्प्रेशन हो गया। अगर और इसमें एक और गुंजाइश है क्रिमिनल केस की, अगर ये आपके साथ ये चीट करे हैं इस मामले को, तो आप देखिए वकील से मशवरा लेके, एक तो सिविल सूट यानी आपका जो माहिदा हुआ वो सिविल केस के तहत आता, दीवानी अदालत के तहत आता, वो केस तो। लेकिन आपके साथ जो है जैसा कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये भी एक लफ्ज है, देखिए ये क्रिमिनल केस होता, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसके लिए पुलिस में कंप्लेन करके आप जो है जो भी आपकी जो फरीक़-ए-सानी है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो 2 इशू है आपके, एक तो सिविल केस कर सकते हैं जो लंबा चल सकता है आगे चलकर, लेकिन दूसरा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो केस है वो क्रिमिनल केस में आता है, वो जल्दी आपके लिए राहत फराहम कर सकता है। तब आप इस पे अगर आप जोर देंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे, तो वो सब मजबूर हो जाएंगे, हाँ भाई जो माहिदा हुआ था उसके लिहाज से कर लूंगा, सिविल केस हटा लीजिए, ये कहेंगे। जी, तो बेहतर यही होगा कि आप जो है किसी अच्छे वकील से जो है राब्ता करें तो ये मुनासिब रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके साथ में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हमारे साथ गालिबन एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, मैं चाहूँगा कि दोबारा ट्राई करें। माजिद साहब, मैं यहाँ पर जिस तरह से यूपी के जो हालात हैं, क्या ये हालात यानी बिहार में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उस पर कोई ये सोच रहा है कि उस पर उसके असरात होंगे या फिर वहाँ से कुछ फ़ायदा हासिल किया जा सकेगा? जी भाई साहब।
जी भाई साहब, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? भाई साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? भाई साहब आवाज़ मिल रही है? ग़ालिबन शायद भाई साहब से रब्ता दोबारा करना पड़ेगा। बहरहाल माजिद साहब से रब्ता होगा। अस्सलाम वालेकुम, शायद हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से भाई? जी, कौन कहाँ से? जी भाई साहब आप लाइन पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहाँ से? जी हैदराबाद से हूँ भाई। 40 पे आपका देखा था नंबर। जी बिल्कुल, हाँ 4TV से ही बात हो रही है आपकी। आपका नाम कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, अब्दुल रहीम नाम है। जी अब्दुल रहीम साहब, सवाल? जी जी, और खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी माशाल्लाह। वो 40 पे चलना रुको क्या आया था, वही पूछनी हो गए, सुन रहा था मैं, लाइव कर रहा हूँ जनों का। जी 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 खैरियत से ना आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, आप टीवी पे देख रहा हूँ मैं आपको, माशाल्लाह। आपसे मिलना है, मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें ज़रूर। जी इंशाल्लाह। और कोई सवाल आपका? और सवाल कुछ भी नहीं है, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं की गुजारिश। जी भाई साहब, मेरा सवाल ये था यानी ब्रेक के बाद कि जो यूपी में जो सूरत हाल बनी हुई है, या फिर बरेली में, संभल में, कानपुर में जो कुछ हुआ, क्या बाज़ ताकतें जो है इसका फ़ायदा यानी ये उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार में इसका फ़ायदा इनको कुछ होगा? देखिए, रूलिंग भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से मौजूदा हालात को और तेज बनाया जाए, बनाकर इसका, क्योंकि वहाँ बिहार में जो सूरत हाल हुई, खासकर जो हालिया जो इंडिया ब्लॉक की जो रैलियां निकली हैं, खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और उनके जो दीगर साथी हैं, खासकर वोट चोरी के हवाले से हो या SIR के ऊपर जो कुछ मामला अदालत से हो, उसकी वजह से बिहार की जो सिचुएशन है, अभी मैं यहाँ हूँ जयपुर में, यहाँ बिहार के कई लोगों से मेरी बात हो रही है जो वहां से आए थे, तो उनसे जो मेरे को मालूमात हुई है कि अभी जो हालात है उसको किसी न किसी तरीके से इसको कम्युनल करते हुए फिर से वही हिंदू मुस्लिम लाने की कोशिश, ना सिर्फ ये बल्कि उसका ये भी मानना है जी कि अब हालिया दिनों में आपको देख रहे होंगे कि इंडियन यानी हमारी मुसल्लह फौज के या हमारे एयरफोर्स के बड़े दावे आ रहे हैं, और अगर ये अब जो हिंदू मुस्लिम या यहाँ यूपी में, उत्तराखंड में या आसाम में जो बुलडोजर की कार्रवाई का जो असर अगर होता है, ठीक है, अगर ये ना हो तो ये जो सिचुएशन है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका जो मामला चलेगा वो कहीं ऐसा हो जाएगा जैसे कि फिर से कोई, क्योंकि अभी वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होने वाला है। ये क्या होगा नहीं कह सकते, तो ये कुछ भी कर सकते हैं कहीं भी, यानी बिहार को जीतने के लिए, क्योंकि बिहार एक वॉकर फाइट इनका जो है, यानी एक ऐसा जो है नुक्ता होगा जहां से फिर अगर ये बिहार अगर जीत गए तो फिर इनको फिर 47 तक इनको जो है, जिस तरीके से जो कहा जा रहा है, खैर वो किस हद तक सही होता, जो लोग इनके खुद लोग जो कह रहे हैं कि अगर बिहार जीत गए तो 47 तक हमको 100 साल की सेंचुरी हम मना सकेंगे, अगर बिहार हार गए तो फिर इनको जो आगे दिनों में जो मुश्किलात पेश आएंगी, खासकर बंगाल में, तमिलनाडु पे, फिर मरकज में, क्योंकि नीतीश का जो है, नीतीश की जो बैसाखी गिर जाएगी, तो गिर जाने के बाद अब एक बैसाखी रहती है वो भी तेलुगु देशम की, वो किस हद तक रहेगी नहीं रहेगी, तो ये एक बहुत बड़ा मसला इनके लिए पैदा हो सकता है। अब तो इसके लिए ये किसी भी हद तक, अब लोग बता रहे हैं, कुछ बिहार के लोग बता रहे हैं कि भाई जो कुछ चल रहा है यूपी में, उत्तराखंड में या आसाम में, अब गुजरात में भी हो रहा है, बता रहे हैं, तो ये अब इस हद तक जाएगा आगे चल के कि मुसलमानों की उनकी शिनाख्त वगैरह पर भी बड़े सवाल हो जाएंगे, कोई भी चीज के लिए उसको जो है जिस तरीके से, जो बरेली में जो कुछ कार्रवाई हो रही है, अब यूपी के लोग भी मेरे साथ है यहाँ, उनका भी ये मानना है कि जिस कसम से बरेली में, एक बरेली हो या संभल हो, संभल में भी जो वाकया हुआ, अभी 3 दिन तक भी लोग जा नहीं सक रहे, क्योंकि पुलिस की छावनी है और बिना ऐलान कर दिया कर्फ्यू किया जैसा माहौल है, वहां कोई जा ही नहीं सकता है, तो ये पूरी तरीके से करेंगे, ये जहां जहां मुस्लिम हैमलेट्स है, उनके पॉकेट्स हैं, तो ये काम करेंगे। अब जब ये बात खुल के सामने आएगी तो इसकी और भी तशहीर की जाएगी, फिर जो है एक मामले को फिर पूरी तरीके से पोलराइज जैसा होता है, यानी उसको पूरी तरीके से आलूदा करना है, वो आलूदा करने का काम करेंगे। अगर ये भी काम नहीं हो सकता तो ये
ऑपरेशन सिंदूर 2 तो जारी रहेगा। ठीक नाज़रीन, यहाँ पर हम एक यानी डिस्क्लेमर ज़रूर देंगे और वो अक्सर और बेशतर मैं देता भी रहता हूँ। वो यही है कि चाहे वो आपके कॉल्स के ज़रिए पूछे जाने वाले सवालात हों या फिर आपका उस दौरान इज़हार ख़याल हो या फिर जो भी हमारे मौजूद पैनलिस्ट कोई भी होते हों, उनका जो अपना इज़हार ख़याल होता है उस हवाले से वो मुकम्मल तौर पर यानी जो इनको राइट फ़राहम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो वो उसके लिए आज़ाद हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा उससे इत्तेफाक, चाहे आपसे हो, आपके सवालात से हो, आपके इज़हार ख़याल से हो या फिर हमारे जो मौजूद मेहमान होते हैं उनके ख़यालात या उनका ऑब्ज़र्वेशन, उससे इत्तेफाक करना हमारा ज़रूरी नहीं है। इख्तलाफ भी हम कई चीज़ों में, कई मामलात में रखते हैं। तो बहरहाल ये एक डिस्क्लेमर है इस हवाले से। हाँ, ये बात ज़रूर हम कहेंगे कि जो भी बात हो वो यकीनन हमारी कोशिश यही होती है कि आप तक मालूमात फ़राहम करें, अपडेट्स आपको करें और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है उसकी जो हदबंदियाँ हैं उसके तहत हम एक सेहतमंदाना बात करें जमहूरियत को मजबूत करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए और देश को एक करने के लिए। ये हमारा ज़रूर मोटो है, हमारा मकसद है। तो बहरहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई भाई साहब। यहाँ पर एक अब बात जिस तरह से अब यानी SIR का जो मामला था उससे हम क्या आपको लग रहा है कि SIR में जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो तंबीह की गई और फिर आधार कार्ड को शामिल करने की बात की गई और फिर इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी फिर टाइम दिया, तो ये कितना फ़ायदा मंद रहा उन वोटर्स के लिए जो खारिज कर दिए गए थे? जी माई साहब। देखिए, ये बहुत बड़ा एक राहत मिली सुप्रीम कोर्ट, फिर भी एक उम्मीद की एक छोटी सी किरण है। नहीं है जो कुछ जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, उसके ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं कोर्ट में, जी किस हद तक कानूनी है, दस्तूरी है, ये तो खैर एक बड़ा डिबेट होता है। फिर खैर उससे हम इत्तेफाक रखें या इख्तलाफ रखें वो अपनी अलग बात है। लेकिन SIR के हवाले से काफी लोगों को राहत हुई। और आप देखिए, जिसमें 65 लाख, पहले की बात कह रहा हूँ मैं, 2 महीने के पहले की बात है, 65 लाख लोगों को जो निकाला गया था, हदफ किया गया था, उसमें 22 लाख लोग मर चुके बताया गया है। वो मर चुकों में अब उसमें सिर्फ मामूली चंद हजार लोगों की तादाद मर चुकी सो है जिन्होंने कागज दाखिल नहीं करे। तकरीबन लोगों ने दाखिल कर दिया कागज। तो ये एक बड़ी राहत हुई है। ठीक है, कुछ लोगों के नाम हजफ हुए हैं और कुछ और वजह से, यानी पते तब्दील होने की वजह से या फिर वो मुकाम पर नहीं रहने की वजह से उनके बिहार के लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी, उनका 2 वक्त की रोटी जरूरी है, उसके उन्होंने अपना वतन छोड़कर दूर दूर इलाकों में, कहीं सूरत में, कहीं पुणे में, कहीं हैदराबाद में, कहीं बेंगलोर में, कहीं इस तरीके के फैले हुए हैं। तो खैर कई लोगों ने अपना करवाया, तो एक वैसी राहत है। दूसरी बात, आप एक बात कह रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है रिव्यू ले रहे हैं बिहार का, तो हो सकता है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर ही जी एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्योंकि अब डेडलाइन बिल्कुल करीब हो चुकी है इलेक्शन की। नवंबर में ये असेंबली नहीं रह सकती, तो उससे पहले ही इलेक्शन करवाने की बात, शायद उसके लिए उन्होंने रिव्यू लिया है। दूसरी एक बात आपको याद होगा, 10 सितंबर को दिल्ली में इलेक्शन कमीशन का एक इजलास हुआ था, जिसमें तमाम जो स्टेट लेवल के जो ऑफिसर होते हैं, CEO जिसको कहते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनकी इजलास हुई थी। उसमें इन असूली तौर पर यह कहा गया है कि हम SIR सारे मुल्क में करेंगे। वो कब करेंगे उसकी डेट का उन्होंने ऐलान नहीं किया। लेकिन अब देखिए, इस तरीके से बिहार में उनको कोर्ट से जो धक्का लगा है, जो कुछ उनको जो है नशानी है, दस्तूर के मुताबिक काम करने के लिए जो कहा गया है, उसको देखते हुए शायद ये एहतियात के साथ करेंगे आगे। अब आगे देखिए, तमिलनाडु है, आगे वेस्ट बंगाल है, तो मैं समझता हूँ कि ये इनका मंशा है। और दूसरा, बिहार के रिजल्ट आने के बाद जो भी नतीजा होगा वो भी इलेक्शन कमीशन उसकी बुनियाद पर काम करेगा, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन उतना आजाद पहले जैसा है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो खैर हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसा अभी आपने डिस्क्लेमर भी दिया है, तो हम भी उसको जो है यकीनन हम समझते हैं, आपकी बात को समझते हैं, आपकी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं, हमारे मुल्क के दस्तूर को और मुल्क में जिस कदम की गैर दस्तूरी काम सरकार की तरफ से हो रही है उसको भी हम समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बिहार में अगर बीजेपी को फिर से हो गई तो फिर इलेक्शन कमीशन को तो खैर दौरा लग जाएगा और कुछ जो भी आगे करने का, लेकिन उसके बाद उनको ब्रेक लग सकता है अगर रिजल्ट कुछ और हो गया तो खैर देखिए, आजकल हमारे दस्तूरी इदारे कितने आजाद है नहीं है, ये खुद आप बेहतर समझ सकते हैं। यकीन
नाज़रीन, जिस तरह से दार्जिलिंग से इतला मिल रही है वो यही है कि मतलब 9 की इतला थी लेकिन 20 हलाकतें हो गई हैं। देखें मौसम की कितनी शिद्दत है, और मौसम के हवाले से जो आफात समावी कहें या कुदरती आफात कहें, तो ये जो वाक़यात हो रहे हैं मुसलसल हम देख रहे हैं। शायद हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हम उनके सवाल को ले लेते हैं, उसके बाद फिर मौसम के हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से? मैं अब्दुल बात कर रहा हूँ सिकंदराबाद से। जी अब्दुल साहब, सवाल। वो तारना का चौरस्ते पे जो है थोड़े दिन खोले थे, फिर वो चौरस्ता जो है बंद कर दिए। अब ये रेलवे जूनियर कॉलेज करने से यू टर्न करना बोले तो बहुत तकलीफ हो रही है, बच्चे चेतानिया में पढ़ते। जी, जरा वो चौरस्ता खोले तो अच्छा रहेगा बोल के है। ये तारनाके का? तारनाके का। अच्छा, तारनाके में कोई मखसूस यानी चौरास्ता, क्योंकि और भी होंगे इस सवाल? एक ही है चौरस्ता अपने को। ठीक है, मेन स्कूल के पास है चौरस्ता, दर्रा आगे। अच्छा, जी जी। हाँ, अब ये रेलवे जूनियर कॉलेज का क्या है, यू टर्न है। यू टर्न में क्या हो रहा, गाड़ियां स्पीड आ रहे तो बहुत परेशानी हो रही टर्न करने। अच्छा, तारनाके का चौरस्ते का बंद कर दिया गया आप बोल रहे हैं? हाँ, बंद कर दिए। वो वहाँ क्या है, सिंगल है, कैसे भी गाड़ियां रुकते हैं वहाँ पे। हाँ, तो जरा रिक्वेस्ट करे तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी भाई साहब। देखिए, ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लाला गुड़ा जाने के लिए बीच में चौरस्ता है, बहुत बड़ा चौरस्ता है। हाँ। उसको जो है रास्ता पहले बंद कर दे के जी, मैं पहले से चाहूंगा फोन कट कर, फोन को रख दें जी। उसका जो यू टर्न दिया गया वो तकरीबन 500 या 600 मीटर दूर, इतना लंबा है वो एक मेट्रो स्टेशन के आगे से जाके करना पड़ता है, तो इसके लिए बड़ी तकलीफ होती। लेकिन बीच में इन्होंने फिर खोला था तजुर्बाती तौर पर। जी, यानी ये जो चौरस्ता है तारनाके का, खोल के देखा, फिर पता नहीं क्या समझ में आया, तो फिर करके फिर से वो कर दिया गया। तो देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कहीं भी हो, जो आप यानी आवाम के लिए जो चीजें होती है, सिर्फ एम्यूनिटीज की बात आती है, ये शहरियों के बारे में, तो वहाँ मुकामी लोगों से मशवरा जरूरी है। या तो मुकामी लोगों की कमेटी जिसमें ताजरीन हो, वहाँ मुकामी रहने वाले स्टेक होल्डर हो। अब आप क्या करते हैं, ट्रैफिक के कमिश्नर साहब एक रूट ले लेके, ठीक है भाई इसको मंजूरी दे दीजिए, कर लेते हैं। यानी आप लोगों की सहूलत, उनकी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते होंगे, आपका मकसद अच्छा है, लेकिन आपके मकसद के अंदर मुकामी लोगों की राय अगर मिल जाए तो हो सकता है कल के दिन कोई खराबी हो गई तो अरे भाई हम आपकी राय से काम करें, इसमें हमारा क्या है। हम तो बेहतर ये है कि अब देखिए, वो उनके यकीनन बड़ी मुश्किल का काम है, वो बहुत मुश्किल हो रही लोगों को, क्योंकि हम भी कई वक्त गुजरते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है कि भाई यू टर्न के लिए 500 या 600 मीटर आगे जाना, यानी कुछ कम आधे किलोमीटर से ज्यादा कुछ होता नहीं। जी बता रहा हूँ मैं। जी। तो यकीनन वो जैसा अभी बताया जा रहा है वो बात सही है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ जो है मुकामी लोगों की राय ली जाए, या मशावरती जो है बुलाकर, खासकर वहाँ के ताजरीन हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, और कई लोग हैं और कई इदारे जाते हैं। देखिए, वहाँ इस इलाके से, उस्मान यूनिवर्सिटी के जिस इलाके से लोग, कई वहाँ इंडस्ट्रीज है, नाचाराम की इंडस्ट्रीज है, उसको यू टर्न करना पड़ता है। कई जैसा कि साइंस के लेबोरेटरीज है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, और बहुत से चीजें हैं, CCMB है जी। तो वो यकीनन मुश्किल का काम है, तो बेहतर है कि ट्रैफिक पुलिस लोगों की राय ले इसके लिए। यकीनन। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन छावनी नादेरी बेग से बोल रहा हूँ। जी मोइनुद्दीन साहब, सवाल। हाँ, सबसे पहले आपकी खिदमत में आपको और मस्जिद साहब को सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बताइए कि क्या अम्बेडकर के कानून से अदालतें चलती हैं? क्या चीफ मिनिस्टर के कानून से अदालतें और हुकूमत चलती हैं? मेरी मुराद उत्तर प्रदेश के CM से है। जी। मैं CM बनाया गया है अम्बेडकर के कानून से। जी। CM साहब कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में सदर जमहूरिया के क्या क्या इख्तियारात होना चाहिए, प्लीज बताइए। जरूर, बिल्कुल। माजी साहब, आपने सवाल सुना। मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब छावनी नादेली बेग से उन्होंने कॉल किया और सवाल उनका यही था, उत्तर प्रदेश की सूरत हाल के पस मंज़र में कि जो अदालतें हैं वो यानी जो हमारे क़ानून बनाने वाले यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का उन्होंने नाम लिया, तो उनके बनाए हुए क़ानून के ज़रिए चलती हैं या फिर किसी चीफ मिनिस्टर के जो है बनाए हुए रोल से या फिर उनकी मर्ज़ी से। जी
देखिए यहाँ दो पहलू हैं जी। एक तो ये कि जो भी दस्तूरी ओहदे पर होते हैं, दस्तूरी ओहदे पर जी, मैं चाहूंगा कि फोन कट कर दें। जी हाँ जी जी। ये दस्तूर पर हरफ लेते हैं। वो दस्तूर जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जिनको मुदावत किया है, जिसको कंपाइल किया था इन्होंने, तो वो दस्तूर का तो हलफ लेते हैं। हलफ लेने के बाद अब देखिए ये सारे के सारे दस्तूर से बेवफाई करने वाले हैं। जी जी। जो कुछ यूपी में जो कुछ जिस तरह की जो चल रहा है उसकी खुद जबान देखिए आप, जिस तरीके से दस्तूर में क्या बात कही गई है, दस्तूर से, जबकि दस्तूर पे कसम खाता है जो एक कसम खाकर उस कसम की जो है उस जी। बहरहाल माजिद साहब की बात थोड़ी सी मुनक़ता हो गई, लेकिन हम उनसे दोबारा रब्ता करेंगे। जी माजिद साहब। हेलो। जी जी जी। जो कसम खाकर उसकी खिलाफ वर्जी करता है दस्तूर की, उसको क्या बोलेंगे? यानी बिल्कुल धर्म पे चलने वाला है। धर्म में भी वो चीज होती है। अब आप देखिए, आप जो दस्तूर लिए, दस्तूर पे कसम खाए थे, धर्म की कसम खा के दस्तूर पे हाथ उठाए थे आप। जी जी। दस्तूर पे हाथ रख के, यानी खुद अपने धर्म का अधर्मी है जो इस तरीके करना। बाद लोग अपने जमीन की आवाज पे लेते हैं तो उनकी जमीन मुर्दा हो चुके होते हैं, जो धर्म के नाम पे लेते हैं, ईश्वर के नाम पे लेते हैं। तो इनका ईश्वर, ये खुद अपने ईश्वर को धोखा देने वाले हैं। जो अपने ईश्वर को धोखा देता है वो अपने लोगों को कैसा धोखा नहीं देगा, बराबर धोखा देगा। आज जो हालत है यूपी में, मैं यूपी के लोग अभी बात कर रहा था, मैं यूपी के लोगों से अभी आपको रेफरेंस भी दिया हूँ, वो बता रहे थे कि इस कदर संगीन सूरत हाल है बेरोजगारी की, भूखमरी की और क्राइम की, क्योंकि जब ये लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल जाती तो लोग जुर्म को अपनाना शुरू कर देते हैं। जुर्म के लिए औरतों की जो बेइज्जती हो रही है, ऐसे संगीन वाकयात हो रहे हैं। और ये हमारा मीडिया तो खैर बताए नहीं क्या, क्यों बताएगा मीडिया, क्योंकि उसको तो पैसे मिलते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं उसके लिए। तो ये जो है ये अधर्मी लोग हैं, इनको धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये महज एक तबके को नीचा करके दूसरे तबके को उनकी जो है आशा भी तसल्ली इतना ही होगा वो भी, और उसकी एक फौज शुरू करी उन्होंने। ट्रोलरिंग की जो फौज होती है ना, उसको जो है उसके जरिए ये लोगों को भटका रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल माजिद साहब से सवाल था। माना अब्दुल माजिद साहब जयपुर में है, उनसे सवाल था साहब। जी बिल्कुल, आप सवाल करें, बिल्कुल मैं पहुंचा दूंगा। जी, सवाल ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, आसाम में मुसलमानों पे बेइंतहा जुल्म ढाए जा रहे हैं। जी जी। और हजारों मकान बेघर बिल्डोज हो गए, और जिस वजह से लाखों लोग बेघर हो गए। जी, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। जी जी। हमारा हैदराबाद के नौजवान मुसलमान इससे कितने बाखबर है, क्योंकि अखबार और खबरें जो है बिल्कुल छनकर भी नहीं आ रही हैं। ऐसे में हमारे हैदराबाद के मुसलमान कितने बाखबर है, इसके लिए क्या जतन है इल्म और अमल से, इसके बारे में थोड़ा अब्दुल माजिद साहब से जवाब चाहिए था। वालेकुम सलाम। जी भाई साहब, शाकिर साहब काचीगुड़ा से, मुशीराबाद से, जिन्होंने सवाल हमेशा जिस तरह से वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए बिलखुसूस नौजवानों में, और उन इलाक़ों के नौजवानों के हवाले से बिलखुसूस वो हमेशा सवाल उठाते रहे हैं जो गाफिल नज़र आते हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की एक तरफ उन्होंने बात की और उसी का जो है हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ पर किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, नौजवानों को किस तरह की सूरत हाल का सामना है। वहीं अगर हैदराबाद का हम तकाबुल करते हैं तो यहाँ का नौजवान उन हालात से कितना बाखबर है या लाशऊरी से जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहा है। जी मोहन साहब। देखिए, इसमें भी 2 पहलू हैं। जी, एक तो ये आसाम का नौजवान मुसलमान हो या उत्तर प्रदेश का, जी, यानी इस हद तक खौफ का आलम है कि वो अपनी यानी उनको जो है जिस किस्म से जो कुछ दबा के रखा गया है, अरे मैं कुछ करूंगा तो मेरा घर टूट जाएगा, मेरी दुकान छीन ली जाएगी, फिर मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा, मैं एकदम एक एहसास, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जिसको कह सकते हैं, यानी अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का शिकार बना हुआ है। उनके समझो उनकी बात को। बाद लोग बोलते हैं भाई तुम लोग क्यों नहीं करते। एक तो क्या है, लीडरशिप का फुकदान है उन इलाकों में, यानी कोई क़यादत का फुकदान है। दूसरा, ये जो सूरत हाल है उसकी वजह से उनकी हालत काबिल रहम है। अलबत्ता आते हैं साउथ की तरफ। साउथ में खासकर हैदराबाद एक बड़ा शहर है, हैदराबाद हो या तेलंगाना के कई अजला हो, यहाँ बड़े बाशऊर लोग हैं, और यहाँ बनिस्बत शुमाल के मुसलमानों की जो मईशत है वो बहुत बेहतर है, बल्कि बड़ी है।
बॉम्बे के बाद अगर कहीं मुसलमान महाराष्ट्र में हो तो यह हैदराबाद जो है बड़ी मैशत का लोग है। इसमें जो तफावत है, अब देखिए कभी हमारे साथी, खैर मैं एक अरसे से इनकी तफरीहात को देखते नहीं जा सका, पब पे जाइए, कभी किसी शाम के पब में जाइए, या कभी जो है हफ्ता या इतवार की रात हमारे हैदराबाद के मज़ाफात में कई बड़े जो है फार्म हाउसेस हैं, वो तो आप तो किराए पे भी जाते हैं या उनके जाती भी हैं लोगों के, वहाँ जो ऐश करते हैं वो आप देखिए, हत्ता के वहाँ जो है मुख्तलिफ किस्म की जो पार्टियां चलती है, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, जो हैदराबाद के अंदर बड़े शादी खानों में जो शादी और वलीमे की जो दावतें होती है, ठीक है वो अलग एक सोशली है, लेकिन जो इसराफ है वो अपनी जगह है, लेकिन इसराफ से हटकर जो लोगों के जहन में ये चीज आनी चाहिए, आप एक दीवाना भी अगर रोटी का लेते हैं तो उन गाजा के लोगों को क्या याद करते हैं, तो जो एक रोटी के लिए भी जो है अपनी जाने गंवा रहे हैं। जी हाँ, ये बता रहा हूँ, वो एहसास इनके लोगों में नहीं है। दावतें होती है, ठीक है, खिलाइए मेहमानों को, अच्छा खिलाइए, बताइए, लेकिन उस एहसास के साथ खिलाए तो ठीक है, लेकिन जो ऐश करते हैं, अब वो क्यों चाहिए, जो भी हिल्स में बात हमारे साथी भी रहते हैं, तो खैर वो बता रहे थे कि फला बचाना चाह रहा हूँ ना भाई, आप दूसरों के बड़े लोगों की चीजों को बाहर मत लाइए, नहीं फला साहब के फर्जन, फला साहब की दफ्तर, फला ये जो खैर बहुत सी चीजें होगी, इनमें कोई और वहाँ ड्रग का इस्तेमाल हुआ, फिर बाद में पुलिस का दावा भी हुआ, कुछ ऐसे पहले छुट भी गए, तो ये इसकी जिम्मेदारी किस पे होती है, माँ बाप पे होती है, मीडिया पे होती है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो है उलमा किराम होते हैं उन पे होती है। अब ये बोलेंगे भाई, अब हमारी उलमा मस्जिद जो है इमाम साहब खतीब की जो है, जब कहते हैं ना कि रोटी की पुकार कहाँ तक के, उस तरीके से जो है ना ये कि कितने लोग सुनते हैं खुतबे के से पहले जो खुतबात होते हैं, और उसमें हमारे जो आइमा कराम है, हमारे जो खतीब साहिबान है, उनके लिए भी ओरिएंटेशन की जरूरत है। ठीक है, दीन के बारे में तो बड़े परफेक्ट है, मगर दीन जब तक हमारा दुनिया के मामलात के साथ ही दीन लगा हुआ है, हमारा दीन, हमारी दुनिया अलग अलग नहीं है, एक ही है हमारी। उनको भी मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई इदारा नहीं है जो हमारे आलिम किराम को दुनियावी मामलात से मुताल्लिक जो आम हमारी जिंदगी में हर दिन काम आते हैं, उनके बारे में, उनके इश्यूज के बारे में, उनके मौज़ूआत के बारे में, अरे भाई आसाम में ऐसा हो रहा है, इनकी तफसीर, वो भी डॉक्यूमेंटेड तफसीर देना, ऐसा नहीं कि लफ्ज़ी कर दिए और आगे बढ़ा के जो है कुछ बात आ रही, बल्कि उनको डॉक्यूमेंटेशन के साथ फला ये चीज हो रही, फला ये चीज हो रही, उनको मालूमात दीजिए। उस 100 आदमी अगर वो बात करेंगे, अगर 10 आदमी ने सुन लिया तो बड़ी कामयाबी होगी। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी भी, मीडिया की भी है, हो सकती है, बनती है, या फिर हमारे जो जहदकार हैं, शाकिर साहब एक बड़े जहदकार है, अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, तो खैर ऐसे कई कितने लोग हैं जो उस कौम के शऊर को, देखिए जब तक शऊर बेदार नहीं होता कौम बेदार नहीं होती, ये बात तो समझने की जरूरत है। यकीन प्रोग्राम का आखिरी जो है कॉल हम रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाहर भाई। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं अहमद बोल रहा हूँ बात सर। जी अहमद साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? होलसेल से। ठीक है जी, सवाल बाखर भैया, सादात इकराम है, यहाँ आपकी इज्जत करना हमारा काम है, दिल की गहराई से आपको सलाम कह रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल की गहराई से आपको सलाम कह रहा हूँ, सादात इकराम है यहाँ। मेरे पास अहमद भाई आपके सवाल का जो है मतलब कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका इखलास है, ये आपका हुस्न ज़न है, वरना हम नाचीज़ हैं जो भी सादात हैं। अपने मुसलमानों में इतने झूठ बोल रहे हैं और बात करें कि कसम खाओ बोल रहे हैं। जी जी, जरा आप सादात कराम हैं, आप जरा हिदायत दीजिए लोगों। जी जी, बहुत शुक्रिया। और आपको कुछ बोलना है अहमद साहब? बहरहाल अहमद साहब, आपने सबसे पहले मैं ज़रूर ये कहूँगा, इस वजह से नहीं कि आपने मेरे हवाले से कुछ बात की, लेकिन जिस तरह से आपने जिस निस्बत के हवाले से आपने ज़िक्र किया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया, तो ये आपके ईमान के जो है हरारत को ज़ाहिर करता है, क्योंकि यकीनन अहले बैत अतहार और अहले बैत अतहार से जुड़े हुए जो भी हैं, उनसे अगर कोई मोहब्बत रखता है तो फिर वो उसके पास बहुत बड़ी दौलत है। ये बहुत बड़ी दौलत की बात है, आपका ये मोहब्बत, आपका जो इखलास है, उसको जो है मैं भी सलाम करता हूँ। जहाँ तक आपने मेरे हवाले से, नाचिज़ के हवाले से बात की, तो यकीनन हमारा काम ये है, बहैसियत सहाफ़ी भी हम यही लोगों से बात करते हैं कि जिस तरह से हमको जो है, हम दुनिया में जो पड़ गए हैं, थोड़ा सा हमारे लिए ज़रूरत इस बात की भी है कि हम अपना तज़किया करें, हम अपने अंदर को भी जो है टटोलें और उसको साफ़ करने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है,
ये हमेशा रहने वाली नहीं है और ना हमेशा हम इस दुनिया में रहने वाले हैं। तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम आखिरत की तरफ भी तवज्जो दें, इस्लामी तालीमात की तरफ भी तवज्जो दें। दुनिया की लाख डिग्रियां हमने कर ली होंगी, बड़े अपने आप को काबिल समझ रहे होंगे, लेकिन कम अज़ कम कभी अल्लाह वालों के करीब भी जाएं और अपने अंदर को भी टटोलें, कुछ साफ़ करने की कोशिश करें। कोई तकब्बुर में मुब्तला है तो कोई दुनियावी मामलात में मुब्तला है, तो थोड़ा सा अल्लाह वालों से करीब जब होंगे तो वो सारी चीज़ें जो है दूर हो सकती हैं। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर सकता हूँ उलमा से जो सुनता हूँ। माजी साहब, बहरहाल मैं आपसे आखिरी सवाल करूँगा, वो ये है कि मौसम के हवाले से हमने जिक्र किया था, दार्जिलिंग में 20 लोगों की जो है जानें जा चुकी हैं माजी साहब, जो मौसम की बेतरतीबी है और जिस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं इस हवाले से। जी माजी साहब। आप देखिए, आप भी मौसम को ब्लेम कर रहे हैं, मौसम की बेतरतीबी। ये देखिए, हमारी बेतरतीबी को आप नहीं बता रहे, अपने आप को महफूज रख रहे हैं आप। बेशक जी हाँ। जहाँ तक अगस्त और सितंबर में आप देखिए, मैंने जो कंपैरिजन स्टडी की हमारे हालिया मानसून की 2 महीने के अंदर, जी जी, तो जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ अमवाज बहुत ज्यादा हुई और जहाँ जहाँ मैदानी इलाके हैं वहाँ अमवाज बहुत कम हुई। उसकी एक मिसाल पंजाब है। पंजाब सारा डूब चुका था, लेकिन नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जानों का जो इतलाफ हुआ वो बनिस्बत कम हुआ। अब आप देखिए, अगस्त यानी 9 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक उत्तराखंड के अंदर 500 लोगों की मौत हुई जी। 3 गांव बह चुके, यानी बता रहा हूँ, पहाड़ी इलाका है, हिमाचल पहाड़ी इलाका है, जम्मू पहाड़ी इलाका है, ये बता रहा हूँ। और दार्जिलिंग, आप जिसका आपने लेटेस्ट जो जिक्र किया, जी जी, तो ये जो तफरीह मुकामात है, ये तमाम तफरीह मुकामात नशाने पे आए मानसून के, और इन तफरीह मुकामात को उनकी हैसियत में रखने के बजाय जो कुदरत ने दी है, वहाँ उनको टूरिज्म के नाम पे हो या कमर्शियल के नाम पे हो या फिर मल्टीनेशनल के नाम पे हो, वहाँ जो है आबादियां, वहाँ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया और उसकी जो सही फजा थी उसको खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से देखिए मानसून चुपके ही वो नहीं करता। आप जैसे मानसून को उसके साथ आपने छेड़छाड़ की है, हमारी इकोलॉजी के साथ, हमारी माहौलियात के साथ छेड़छाड़ की है, अब वो उसका तो खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा ना, मगर सुधरने वाले नहीं। कुछ दिन के बाद हम सफाई कर लेंगे, अरे ऐसा हो गया, ये वाकया हो गया, ऐसा नहीं हुआ, साल के बाद हुआ, ये हुआ, कहते थे, आप इस पे तबसरा करते, मैं भी तबसरा करता हूँ, फाइल बंद हो जाती, फिर वही काम शुरू हो जाता। तो देखिए, हमको एक जिम्मेदार एक हैसियत है, क्योंकि हमको यही रहना है, हमारी आने वाली नस्लों को रहना है। हम नहीं रहेंगे, लेकिन नस्ल तो चलती रहेगी, नस्ल चलती रहेगी। उसका अगर सोचेंगे तो हमारी जो प्लानिंग है वो सही होनी चाहिए। यकीनन इस बात की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया माई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम आपके साथ यहीं अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।